नमस्कार दोस्तों, फनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पर्टर्बेशन थियरी के बारे में जानेंगे। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। अब पर्टर्बेशन थियरी ये क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के अंडर आता है। अब हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जनरली हम क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करते हैं पोटेंशियल वेल पढ़ के या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ के। हमारा अप्रोच होता है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर्स है ये हम फाइंड आउट करें, या वेव फंक्शन है उन्हें हम फाइंड आउट करें। बट ये सब जो सिस्टम्स है, चाहे वो पोटेंशियल वेल हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ये सब आइडियलाइज सिस्टम है। रियल नेचर में अगर हम देखेंगे, देयर माइट बी सिस्टम्स जहाँ पे हमारा पोटेंशियल स्लाइटली डिफ़र करता है या फिर बहुत डिफ़र करता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करना काफ़ी लंबा या काफ़ी टीडियस या काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रूव हो सकता है। इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। इन जनरल 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स है। पहला है पर्टर्बेशन थियोरी, फिर WKB अप्रोक्सीमेशन और वेरिएशन मेथड। पर्टर्बेशन थियोरी का भी सबसेक्शन है जो कि है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियोरी और टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियोरी, जिनमें बस हैमिल्टोनियन का फ़र्क होता है, कैसा वो टाइम के साथ चेंज होता है, कैसे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियोरी को मैं डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट केसेस में भी डिवाइड कर सकती हूँ। इस वीडियो में हम नॉन डीजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियोरी के बारे में जानेंगे। तो अब ये पर्टर्बेशन थियोरी क्या होता है? पर्टर्बेशन का मतलब होता है स्लाइट डिफरेंस। सपोज मेरे पास ये सिंपल सा एक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है जो कि एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, बट सपोज अगर इसी सिस्टम में मैं एक स्लाइट पोटेंशियल ऐड कर देती हूँ ना, मुझे पता है कि ये सिर्फ पोटेंशियल का इक्वेशन कैसे होता है, बट जब मैंने इस सिस्टम में एक स्लाइट डिस्टर्बेंस डाल दिया है तब मेरा सोल्यूशन कैसा रहेगा। इन केसेस में मेरा पर्टर्बेशन थियोरी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। 2 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है कि जो पर्टर्बेशन थियोरी है ये तब यूज़फुल होता है जब हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, यानी कि जब भी पर्टर्बेशन नहीं होता है, उस सिस्टम का सोल्यूशन हमें पता हो, और जब मेरा पर्टर्बेशन काफ़ी छोटा हो। सो दैट इज़ द कैच हियर कि मेरा पर्टर्बेशन छोटा होना चाहिए। अगर मेरा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो तभी हम दूसरे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। अब हमने जान लिया है पर्टर्बेशन थियोरी हमें कहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो अब हमारा अप्रोच कैसा होगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इस बात का ध्यान रखो कि जब मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इन अदर वर्ड्स मैं बस ये बता रही हूँ कि हमें इसका एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये पर्टर्ब सिस्टम को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। अगर मेरा इस पूरे सिस्टम पर्टर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन H है तो इसको मैं नोन सिस्टम और पर्टर्ब सिस्टम के हैमिल्टोनियंस का सम लिख सकती हूँ कुछ इस तरह। अब क्योंकि हमारा थियोरी बता रहा है कि पर्टर्बेशन छोटा आना चाहिए, ये पर्टर्ब हैमिल्टोनियन को मैं थोड़ा स्केलिंग फैक्टर दे देती हूँ, लैम्डा इंटू H प्राइम। लैम्डा बेसिकली एक छोटा सा डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो कि काफ़ी छोटा है, 1 से भी काफ़ी छोटा। यहाँ पे कुछ नोट्स है जो मैं बताना चाहती हूँ। पहला, इस सिस्टम का जो बेसिस स्टेट है वो हम फाई नॉट अज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा नोन हैमिल्टोनियन है उसका आइगन वैल्यू इक्वेशन हम इस ढंग से लिख रहे हैं, जहाँ पे ये जो ई नॉट है ये है नोन आइगन वैल्यू और फाई नॉट जो है दैट इज आवर बेसिस स्टेट और द आइगन वेक्टर। चलिए अब फाइनली हम कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 2 अजम्पशंस का। पर्टर्बेशन थियोरी के 2 इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस है जो कि
आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के बेसिस पे है, जो कुछ इस तरह का है। जो मेरा सिस्टम का टोटल एनर्जी आइगन वैल्यू है वो मैं लैम्डा, जो पैरामीटर हमने पहले बताया था, उसके पावर सीरीज में लिख सकते हैं। So basically, my total energy eigenvalue of the entire system is En, which is equal to the zeroth correction term for the energy plus lambda into the first order correction plus lambda square into the second order correction and so on. दूसरा assumption आइगन फंक्शंस या फिर वेव फंक्शन के बेसिस पे है कि मेरा जो टोटल सिस्टम का वेव फंक्शन है या आइगन फंक्शन है, दैट कैन बी रिटन एज द zeroth करेक्शन टर्म इन वेव फंक्शन प्लस लैम्डा इंटू फर्स्ट करेक्शन टर्म इन वेव फंक्शन एंड सो ऑन। दोनों सिमिलर है, ओनली डिफरेंस इज कि पहले में हमने आइगन वैल्यू के बेसिस पे लिखा है और सेकेंड एग्जाम्पशन हम आइगन फंक्शंस के बेसिस पे लिखा है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि मेरा जो zeroth ऑर्डर करेक्शन टर्म्स है दोनों अजम्पशंस में, दैट इज बेसिकली माय नोन सॉल्यूशंस। सो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। En0 की जगह मैं E0 लिख रही हूँ, विच इज द नोन एनर्जी आइगन फंक्शन, एंड psi n0 की जगह मैं लिख रही हूँ phi0, विच इज माय नोन आइगन वेक्टर। हमारा यहाँ गोल है ये जो En1 है, En2 है, psi n1 है, इन सबको फाइंड आउट करना। ध्यान रखो, दिस इज En2 नॉट En स्क्वायर, दिस इज द करेक्शन टर्म, द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टर्म। ऑलराइट, तो अब इन अजम्पशंस को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 इस तरह का लिख सकते हैं, जो कि मेरा आइगन वैल्यू इक्वेशन है। जस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन मिलता है। अभी आइगन वैल्यू इक्वेशन इस पर्टब सिस्टम के लिए हमने बताया था En है आइगन वैल्यू, सो En भी है हमारे पास, सो दैट वी आर गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर और अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, बेसिकली लैम्डा टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं, लैम्डा रेज टू 0 यानी कि जहाँ पे लैम्डा नहीं है उसको अलग सा रख रहे हैं, एंड सो ऑन। अब सिंस हमने पहले ही बता दिया था कि लैम्डा एक काफ़ी छोटा पैरामीटर है, 1 से भी छोटा, तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा रेज टू 4 ये सब काफ़ी नेग्लेक्टेबल हो सकता है एज कंपेयर टू लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ये है कि लैम्डा स्क्वायर से हायर ऑर्डर वाले टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। बेसिकली सिंस हमने सारे इक्वेशंस को ग्रुप कर दिया है लैम्डा के टर्म्स में, तो हम बस इक्वेट कर रहे हैं। और कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आते हैं। चलो फिर अब हम पहला ऑर्डर करेक्शन टर्म्स ढूंढेंगे। पहला ऑर्डर करेक्शन टर्म्स यानी कि मेरा En1 हो गया और psi n1 हो गया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 6 में हमारे पास En1 है, तो वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व। सो हमारा अप्रोच ये है कि हम इनर प्रोडक्ट लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 6 को विद द कॉन्जुगेट ऑफ phi0, यानी कि हम phi0 स्टार या फिर इस टर्म्स में सिंस हम ब्रैकेट नोटेशन में हैं, हम ब्रा phi0 के साथ इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एच नॉट और एच प्राइम मेरे ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे इन जनरल हम नोटेशन ऊपर एक हैट डाल देते हैं, बट यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। एंड ई नॉट और ई एन वन, दीज आर आइगन वैल्यूज विच आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द स्टेट्स। सो इसीलिए वी हैव द लिबर्टी टू ब्रिंग आउट ई नॉट एंड ई एन आउटसाइड दिस ब्रैकेट, बट एच नॉट और एच प्राइम को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये हमारे स्टेट्स में एक्ट करेंगे। अब एच नॉट को हमने बताया था कि इसका जो आइगन वेक्टर्स है दैट इज ऑफ द फॉर्म फाई नॉट, बट यहाँ पे वी डोंट हैव अ बेसिस वेक्टर, वी हैव साई एन वन। तो इसीलिए दिस इज नॉट एन आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड इसी कारण मेरा पहला टर्म 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फाई एन नॉट और साई एन वन दोनों सेम वेक्टर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सेम वेक्टर्स का हमने इनर प्रोडक्ट लिया है जो कि इक्वल टू 1 है। तो एट द लास्ट हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स बचते हैं और इसको मैं बस रीअरेंज करके लिख रही हूँ एंड वोला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टर्म आ गया है। और अगर मैं अपना टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना चाहती हूँ अप टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो वो कुछ इस ढंग का दिखेगा। काफ़ी इजी था, राइट? अब जाते हैं वेव फंक्शंस की ओर। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एक नोट दे देती हूँ रिगार्डिंग वेव फंक्शंस। कोई भी वेव फंक्शन को हम बेसिस स्टेट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मेरा बेसिस स्टेट्स है फाई एम, यानी कि फाई 1, फाई 2, फाई 3 एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसे हम कंप्लीटनेस रिलेशन कहते हैं, जहाँ पर मेरा जो बेसिस स्टेट्स का आउटर प्रोडक्ट है उन सब का समेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। और ये टर्म को मैं बस सी एम बता रही हूँ। तो अब इन टोटल मेरे पास फाई एम तो ऑलरेडी है बिकॉज वो मेरे बेसिस स्टेट्स है। अब हमारा काम और भी इजी हो गया है क्योंकि अब सिर्फ हमें सी एम का फॉर्म ढूंढना है। तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 6 में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। बेसिकली फाई एन वन के टर्म्स एक साइड में और फाई नॉट के टर्म्स दूसरे साइड में लेके जा रही हूँ। इस सिस्टम में फाई नॉट 1, फाई नॉट 2, फाई नॉट 3, बेसिकली फाई नॉट्स आर माई बेसिस स्टेट्स। सो मैं फाई एन वन को फाई नॉट के टर्म्स में लिख सकती हूँ एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। डी एम समेशन को मैं बाहर निकाल रही हूँ एंड वी हैव द इक्वेशन लाइक दिस। नाउ सिंस एच नॉट का आइगन वेक्टर्स फाई नॉट है यानी कि बेसिस वेक्टर्स है, सो दिस इज लाइक एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो सिंस यहाँ पे बेसिस स्टेट मेरा फाई नॉट एम है, लेट द आइगन वैल्यू बी रिटन से ई एम नॉट। अब दोनों ई एम नॉट और ई नॉट मेरा आइगन वैल्यूज़ है, उनको बस मैं क्लब कर रही हूँ एंड आई गेट एन इक्वेशन ऑफ दिस सॉर्ट। अब नेक्स्ट मैं इस पूरे इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लूँगी विथ अनदर बेसिस स्टेट, आर्बिटरी बेसिस स्टेट फाई नॉट एल। अब फाइनली मैं डी एन को तभी फाइंड आउट कर सकती हूँ जब मेरा ये इनर प्रोडक्ट 0 ना हो, यानी कि मेरा फाई नॉट एल और फाई नॉट एम दोनों एक दूसरे के बराबर हो। एक और कंडीशन जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है कि फाई नॉट एल और फाई नॉट एक दूसरे के बराबर ना हो। इन कंडीशंस के साथ हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आता है। अब बस यहाँ पर एक नोट देना चाहती हूँ, काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक्स में ई नॉट की जगह ई एन नॉट और फाई नॉट की जगह फाई एन नॉट लिखते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो नोटेशंस काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, बट एनीवेज हम समझ सकते हैं कि वो इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा
तो इट इज़ नो यूज़ कमिंग अप टू हियर जब मेरा DM का कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ मुझे मिल ही नहीं सकता. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जहाँ पे मेरा एनर्जी आइगन वैल्यूज़ शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर. और अगर इसे हम पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन आ जाएगा. एंड द टोटल वेव फंक्शन विद जस्ट दिस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई देगा. So that was the procedure of finding the corrections in wave function. हाँ, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ट्रिकी है, but it's the basic algorithm जो हम यूज़ करेंगे in solving problems related to perturbation theory. चलो अभी जल्दी से हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी देख लेते हैं. काफ़ी ईजी है एनर्जी को फाइंड आउट करना. सेम प्रोसीजर. इस बार इंस्टेड ऑफ इक्वेशन 6 हम इक्वेशन 7 का इस्तेमाल करेंगे. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में किया था, यहाँ पर भी हम फाई नॉट के साथ पूरे इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लेंगे. एंड दैट मेक्स आवर वर्क वेरी वेरी ईजी, क्योंकि ये पहला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज साई n इज़ नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ H0. ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ये भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं है. एंड फाइनली ये वाला टर्म इक्वल टू 1. And that is my second order correction in energy. Wow, that was really simple. हम चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हैं, या फिर सिंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ये साई n1 ऑलरेडी ढूंढ लिया है, उसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. CM को हम बाहर निकाल सकते हैं. एक्चुअली द CM इज जस्ट द सेम. मैंने इंस्टेड ऑफ DM CM लिख दिया है, पर हमें पता है CM इज जस्ट द इनर प्रोडक्ट ऑफ phi naught m and psi is the same thing, guys. It's the same thing. And CM हमारे पास है, DM हमारे पास है basically. उसी को हम substitute करेंगे. Of course, the condition here is E0 and EM0 should not be equal to each other. और अगर हम ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर में मेरे पास एक टर्म और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, विच इज़ नथिंग बट मॉड स्क्वायर. तो बस वही लिखेंगे हम. एंड दैट इज़ द जनरलाइज्ड सोल्यूशन ऑफ माय सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टर्म इन एनर्जी. ऑफ कोर्स हम वेव फंक्शन का भी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टर्म निकाल सकते हैं, बट इन जनरल मोस्टली उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते. तो हम भी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकालने का, और अगर आप ये करते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तब भी कमेंट कीजिएगा. तो ये वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. हाँ, थियोरी काफ़ी कम है, मैथमेटिकल प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कम ऑन गाइस, ये एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिससे हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो लाइक करें, शेयर करें. कोई रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट करें. एंड और अपडेट्स के लिए फनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.